SC/ST एक्ट कोर्ट का जजमेंट आया था। SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की बात की गई थी। उस सरकार में अगर रामविलास पासवान मुस्तैदी से ताकत के साथ खड़े हो जाते तो 2-3 महीना 4 महीना के बाद जो विधेयक आया, बिल आया, 15 दिन के अंदर बिल आ सकता था। बाद में श्रेय लेने के लिए बयान जारी किए, कई तरह की बात की गई, लेकिन श्रेय उनका नहीं, देश भर के जो दलित भाई, SC/ST के लोग, देश भर में नौजवान लोग, सभी लोग जब सड़क पर उतर आए, 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद हो गया, तब भारत की सरकार थर-थर कांपने लगी और तब जाकर वह निर्णय हुआ, बाद में श्रेय लेने के लिए सब लोग आगे आ गए। उसी वक्त मुझको लगा कि अभी दलितों के नेता नहीं रहे। दलितों के प्रति जो उनके मन की आवाज थी पहले, कभी अब मन की आवाज नहीं है। अब तो सिर्फ अपने चिराग को बचाने में लगे हुए हैं। और उस वक्त मुझको लगा कि अब इतना बड़ा नेता, जिसके बारे में पूरे देश में सामाजिक न्याय के समर्थक लोग बड़ी प्रशंसा जिनकी करते थे, अब इतना बड़ा नेता भी वहां सरेंडर, आत्मसमर्पण की मुद्रा में बैठा हुआ है, तो सामाजिक न्याय की ताकत को बचाने के लिए बाहर निकलना जरूरी है। और इसलिए हम बाहर निकल कर चले आए। जब बाहर निकल रहे थे तो मीडिया के कुछ बंधुओं ने कहा कि पहले तो रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, लेकिन अब तो लगता है कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं। आपने पहचान लिया है कि महागठबंधन की हवा आने वाली है, इसीलिए आप इधर आ गए हैं। हमने कहा कि भैया, मौसम वैज्ञानिक के खिताब रामविलास पासवान जी के नाम ही रहने दीजिए। और मालूम है, देश की जनता को मालूम है, आप लोगों को मालूम है, उन्होंने मौसम वैज्ञानिक होने के खिताब अपने साथ रखा है। ऐसा इसलिए कि उनको मालूम था इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं जीतना है। लोकसभा का चुनाव नहीं जीतना है, महागठबंधन के पक्ष में हवा चलेगी। लोकसभा का चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए राज्यसभा में अपनी सीट उन्होंने पक्की करा ली। राज्यसभा में जाने के पीछे उनकी कोई और मंशा नहीं। उनको मालूम है कि अब तो महागठबंधन के सामने जीतने ही वाले नहीं है लोकसभा के चुनाव में, तो उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता अपनी पक्की करा ली। खैर कोई बात नहीं, वहां भुगतते रहे, बिहार की जनता सब कुछ देख रही। मित्रों, एक तरफ मैं लड़ रहा था, एनडीए गठबंधन में रहकर निरंतर लड़ रहा था, चाहे शिक्षा का सवाल हो, जुडिशियरी का सवाल हो, जनता के मौलिक मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे थे, और दूसरी ओर मेरी पार्टी को बर्बाद करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा था। अभी सुरेंद्र बाबू बोल रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि बांका में उनके लोग इस महागठबंधन के साथ हैं, आप लोग भी रहिए। मैं कहना चाहता हूं, सुरेंद्र बाबू का इशारा मैं समझ रहा था, आप लोग भी समझ रहे होंगे, लेकिन जो लोग भी दिग्भ्रमित हैं आज की तारीख में, मैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्या कसूर था उपेंद्र कुशवाहा का? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाकर अपना परचम लेकर आगे बढ़ा, क्या कसूर था? नीतीश कुमार जी ने हर तरह से आरएलएसपी को बर्बाद करने का प्रयास किया, उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करने का प्रयास किया। पहले तो हमारी पार्टी से लोगों को अलग करने की कोशिश हुई, कई लोगों को प्रलोभन देकर, लालच देकर अलग करने का प्रयास हुआ, और उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव के पहले उनकी कोशिश थी कि उपेंद्र कुशवाहा को किसी तरह से राजनीति से अलग कर दो, राजनीति से अलग करने का उनका प्रयास, लेकिन उस प्रयास में सफल नहीं हुए। जहां नीतीश कुमार जी राजनीति से अलग करने का संकल्प ले रहे थे, सपना देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वही काराकाट और बिहार के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली भारत सरकार की मंत्रिपरिषद की सदस्यता दिला दी, वहां पहुंचा दिया लोगों ने। अब उनको लगा कि हम राजनीति से इसको सीधे नहीं हटा सकते हैं, इसलिए अब दुनिया से हटा देने की कोशिश करने में लग गए। क्या कसूर था हम लोगों का?
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोगों का। हम लोग पटना की सड़कों पर कोई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए नहीं हम प्रदर्शन कर रहे थे, हम अपने लिए कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। बिहार की गरीब जनता जो गांव में रहती है, गरीब घर के बच्चे, उनकी तकदीर में कैसे बदलाव हो, इसके लिए शिक्षा में सुधार हम चाहते हैं। शिक्षा में सुधार की हमारी कोशिश है और यह कोशिश कोई वहां से हटने के बाद हमने नहीं शुरू की। हम मंत्री रहते हुए भी इस कोशिश में हमने अभियान चलाने का काम किया। तो हमारे मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। सब लोगों को मालूम है विकास की बात चाहे जितनी कर ली जाए, जब तक बिहार में गरीब बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की अच्छी स्थिति नहीं होगी, गांव के गरीब बच्चों की तकदीर नहीं बदल सकती। आज दो तरह की शिक्षा चल रही है। एक शिक्षा जहां खरीदी जाती है, शिक्षा खरीदी जाती है। कौन खरीद सकता है? जिसके पास पैसा है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का लोग हो, जिसके पास पैसा है, जिसकी जेब में पैसा है, वही शिक्षा खरीद कर अपने बच्चों को दिलाने का काम कर सकता है। जिनके पास पैसा नहीं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा बेची जाती है। जिनके पास धन है, प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जमुई में पढ़ाते, जमुई से भी थोड़ा जिनके पास संपन्नता अधिक है तो पटना और दिल्ली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, उन्हीं सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विवश है, जिन सरकारी विद्यालयों को आज भोजनालय में तब्दील कर दिया गया है। सरकारी विद्यालय पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक सरकारी विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, अच्छे शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, समय पर बच्चों को किताब नहीं मिलेगी, तब तक गांव के गरीब बच्चों की तकदीर नहीं बदल सकती। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय निश्चित रूप से लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन सामाजिक न्याय के आधार पर भी हिस्सेदारी, किनको हिस्सेदारी मिलेगी? जिनके बच्चे शिक्षित होंगे, जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। लेकिन कोई पढ़ाई लिखाई की स्थिति नहीं, इसलिए हमने निरंतर शिक्षा में सुधार के लिए संघर्ष किया और इसी संघर्ष को लेकर पटना की सड़कों पर हम अपने साथियों के साथ उतरे थे। जिस तरह से लाठी डंडा बरसाया गया, जिस तरह से हमारे लोगों के ऊपर हमला किया गया, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरह से लाठी डंडा से हम लोगों के ऊपर हमला किया गया, हम तो शुक्रगुजार हैं अपने कुछ साथियों का। अगर इन लोगों ने हमारे ऊपर आकर कवर करने का काम नहीं किया होता, अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझको बचाने का काम नहीं किया होता, इस बचाने के क्रम में हमारे कई साथियों का सर फटा, सैकड़ों लोगों को चोटें आई, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर इन लोगों ने मुझको बचाया। अगर लोग मेरे ऊपर उस समय नहीं आते तो उपेंद्र कुशवाहा आज आपके सामने भाषण देने के लिए इस धरती पर खड़ा नहीं रहता। यह कोशिश उनकी ओर से की गई, निरंतर उनकी ओर से हर तरह से प्रयास किया गया, किसी तरह से समाप्त करो। नीतीश कुमार जी, आपके समाप्त करने से उपेंद्र कुशवाहा नहीं समाप्त होने वाला है। बिहार की जनता के बीच अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आ गई है, आपके समाप्त करने से नहीं समाप्त होने वाला है। हम जनता के मुद्दों को लेकर, सवालों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम कहना चाहते हैं, अब महागठबंधन हो गया है। महागठबंधन में तमाम लोग जिस एकता और मजबूती के साथ खड़े हैं, दुनिया की कोई ताकत इस बार एनडीए का खाता नहीं खुलने देगी। बिहार से एनडीए का खाता नहीं खुलेगा और सिर्फ बिहार से लोकसभा में ही नहीं, कुछ दिनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। उस चुनाव में भी महागठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बिहार में भी बनेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो कुछ बात हम आज आपको कह रहे हैं, उन तमाम चीजों को लागू करने का काम प्राथमिकता के आधार पर हम उस समय करेंगे। आप सब लोगों को मालूम है, जब चुनाव हो रहा था अभी से कुछ महीना पहले, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उन राज्यों में कांग्रेस की ओर से किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया था। चुनाव के समय कहा गया था कि अगर सरकार बनेगी तो किसानों के लिए हम कर्ज माफ करने का काम करेंगे। सरकार बनी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस मंच से वहां के मुख्यमंत्री को। सरकार बनी और उस मुख्यमंत्री ने सबसे पहला निर्णय लिया सरकार बनने के बाद, किसानों का कर्ज माफ, किसानों का कर्ज माफ।
मित्रों, मैं ठीक उसी तरह से कहना चाहता हूं, महागठबंधन की सरकार बिहार में जिस दिन बनेगी, उस सरकार में पहली कलम से जो निर्णय होगा, गांव के गरीब बच्चों की तकदीर को ठीक करने के लिए शिक्षा में सुधार का निर्णय होगा। हम बदलाव चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर लोग अनर्गल बातों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। पिछले 1.5 साल पहले से चर्चा इस बात की थी कि दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं किया, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, जितने वादे थे उन वादों को पूरा नहीं किया। निश्चित रूप से चुनाव के पहले ही लोग कुछ न कुछ करेंगे। मीडिया वाले बंधु भी कहते थे कि कुछ नहीं किया, लेकिन चुनाव के पहले कुछ करेंगे। या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला ले आएंगे, या तो फिर मंदिर बनाने का मुद्दा ले आएंगे। 1.5 साल पहले लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? 1.5 साल पहले से गांव में लोग चर्चा करते थे। दिल्ली में मीडिया वाले कब हम लोग जब साथ बैठते थे तो कहते थे इस बार तो स्थिति नहीं है नरेंद्र मोदी जी की, 3 राज्यों में सरकार बदल गई, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ खाता नहीं खुलेगा। जिस तरह से बिहार में स्थिति, अब कहां से इनका बनने वाला है। 6 महीना 8 महीना पहले जब इस तरह की चर्चा करते थे तो हम लोग भी कहते थे कि आप ठीक कर रहे, लेकिन अंत में कहते थे कि लेकिन सरकार तो उन्हीं की बनेगी। हम पूछते थे कि भैया जब सब राज्य में खास्ता हाल है तो सरकार कैसे बनेगी उनकी? तो देखिएगा चुनाव के पहले कुछ मंदिर का मुद्दा या कुछ इस तरह का मुद्दा ले आएंगे। तो 1.5 साल पहले से लोगों के बीच में चर्चा थी और वही काम इन लोगों ने किया। पहले तो मंदिर मंदिर बोलने लगे, सरकार में जब गए मंदिर की चिंता इनको नहीं हुई, और जब सरकार दोबारा 5 साल पूरा होने वाला था, चुनाव आने वाला था, तो मंदिर मंदिर करने लगे। लेकिन मंदिर का मुद्दा जब जनता के बीच में नहीं आ पाया तो जिस तरह की बात आज की जा रही है, कुछ लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उनके एक मंत्री इस बार कैसे कैसे टिकट करते करते दूसरी जगह उनको भेज करके बचाया गया, बरबोले मंत्री। और जब मंत्री बने थे, जो बरबोले मंत्री है, मंत्री बने थे जिस वक्त, उसके पहले बिहार में कुछ जगह पर उपचुनाव हुआ था विधानसभा का। उस उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिनों के बाद उपचुनाव हुआ था, तब मंत्री नहीं थे। उपचुनाव हुआ था बिहार में कई जगह, और उस उपचुनाव में तमाम जगहों पर, लगभग सभी जगहों पर एनडीए की करारी हार हुई थी। उस वक्त मैंने कहा था मीडिया के बंधुओं से, दिल्ली में मीडिया के बंधुओं ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले इतना अच्छा बहुमत बिहार में मिला और कुछ ही दिनों के बाद जो चुनाव हुआ उसमें एनडीए धराशायी हो गया, क्या कारण है? मुझसे पूछा, हमने कहा कि एनडीए के समर्थन में, खासकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, जिस जात के लोगों ने सबसे आगे बढ़कर सहयोग करने का काम किया, उसके बीच का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बनाया गया, उसकी हिस्सेदारी नहीं दी गई, और उसके बाद तब उस व्यक्ति को मंत्री बनाने का काम किया गया। जब जब जरूरत पड़ती है हम समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं, चाहे अगली जात के लोग हो, पिछड़ी जात के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, जिनके साथ भी कहीं अन्याय होता है, उपेंद्र कुशवाहा उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। हमने उस समय कहा और कुछ दिनों के बाद मंत्री बन गए, लेकिन मंत्री बनने के बाद जो जिस तरह से बरबोलापन, अब कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेगा तो उसको पाकिस्तान भेज देंगे। मैं कहना चाहता हूं जम्मू की इस धरती से, आप किसी को पाकिस्तान नहीं भेज पाओगे। आप राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने के ठेकेदार नहीं है। अकेले भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रभक्त नहीं है। हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी हिंदुस्तान का आदमी, हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। आप किसी को पाकिस्तान भेजने की बात मत करिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप बात करते रहिए, बात करते रहिए। अब महागठबंधन जब पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भेजने वाला को इस बार रेगिस्तान भेजने का काम हम लोगों ने नहीं किया तो बताइए। तो इस तरह से अनर्गल बातों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की कोशिश। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अभी जो कुछ दिन पहले आनंद फानंद में 24 घंटा के अंदर एक बिल लाया गया, पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया और 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई।
हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन 10% आरक्षण की व्यवस्था नौजवानों को कोई नौकरी देने के लिए नहीं व्यवस्था हुई है। पार्लियामेंट में उस बिल पर भाषण देते हुए मैंने कहा यह मंशा नहीं है कि 10% लोगों को आप नौकरी देना चाहते। उस बिल के पहले जब हम घूमते थे, नौजवानों का गुस्सा हम देखते थे। अपने क्षेत्र में भी, बिहार में जहां भी जाते थे, नौजवान लोग काफी गुस्सा में थे और गुस्सा में नौजवान लोग हमसे पूछते थे कि आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, कहां गई नौकरी, कहां गया हमारा रोजगार। हमारे क्षेत्र में जो ऊंची जाति के कुछ दिग्भ्रमित नौजवान, उन लोगों की ओर से कहा जाता था कि अरे आप तो सामाजिक न्याय वाले मंत्री हैं, आप सामाजिक न्याय वाले मंत्री हैं, सामाजिक न्याय वाले मंत्री के कारण हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए नौकरी नहीं मिल रही, या आरक्षण नौकरी में हम लोगों के लिए है ही नहीं। अब भारत की सरकार को लगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि शायद आरक्षण हम दे देंगे तो नौजवानों का गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि लोग नौकरी मांग रहे हैं। तो बिल लाया, लेकिन मैंने उस पार्लियामेंट में कहा कि नौजवानों को नौकरी देने की मंशा नहीं है आपकी। आरक्षण से लोगों की आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ सकती है। आरक्षण जो सामाजिक गैर बराबरी है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है। आरक्षण से आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ सकती है। आरक्षण से अगर आर्थिक समृद्धि बढ़ने की बात होती तो आज भी बिहार के किसी गांव में चले जाइए, टोला मोहल्ला देखकर इस बात की पहचान की जा सकती है यहाँ रहने वाले दलित लोग हैं या किसी दूसरी जात के लोग हैं। टोला मोहल्ला देखकर हम पहचान सकते हैं कि दलित लोग रहते हैं या गैर दलित लोग रहते हैं। अगर आरक्षण से आर्थिक समृद्धि होने की बात होती तो दलितों की स्थिति आज इस रूप में नहीं होती, क्योंकि आजादी के समय से आरक्षण उनके लिए लागू है। आरक्षण उसके लिए नहीं है, आरक्षण नौकरी के लिए, नौकरी के नाम पर आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं है। आरक्षण तो इसलिए है कि किसी गांव में, अभी भी देश के अंदर कई गांव में घटनाएं घटती रहती है। कुछ दिन पहले सुना होगा, राजस्थान में एक दूल्हा शादी करने के लिए, एक दलित दूल्हा शादी करने के लिए जाता है बारात में घोड़ी पर चढ़ कर जाता है। दूसरे लोग उसको उतार करके घोड़ी पर से पिटाई कर देते हैं, मात्र इसलिए पिटाई कर देते हैं कि वह दलित था। कहा गया कि दलित को घोड़ी पर चढ़कर दरवाजा लगाने का अधिकार नहीं है। इस बात, यह जो सोच है समाज में, इस सोच को बदलने के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है। आरक्षण आर्थिक समृद्धि के लिए नहीं है। इसलिए नौजवान मित्र जो ऊंची जाति के हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आपको लॉलीपॉप दिया गया है, झांसा दिया गया है 10% आरक्षण के नाम पर। हमने तो उस वक्त भी कहा था, आज सरकारी नौकरियों की संख्या जिसके लिए आरक्षण की बात की गई है धीरे धीरे घटती जा रही है। सरकारी नौकरियों की संख्या घटते जा रही, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संख्या बढ़ते जा रही। अब तो सरकारी कार्यालय में प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से हायर किए जाते हैं लोग, डायरेक्ट भर्ती नहीं हो रही है। सरकारी भर्ती बहुत कम हो गई है, सरकारी भर्ती, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की संख्या बढ़ते जा रही है। इसलिए हमने कहा था भारत की सरकार से कि वास्तव में आपको चिंता है इन नौजवानों के प्रति मन में, तो आपने जिस आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरी के लिए की है, अब प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था करने का काम कीजिए। जो दलित भाई है, जो ओबीसी भाई है, या और जो सामाजिक ग्रुप के दूसरे भाई है, सबके लिए जिनको जितनी व्यवस्था जिनके लिए आरक्षण की गई है, जिस अनुपात में की गई है, उस अनुपात में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था कीजिए, तब जाकर शायद कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन इन बातों की कोई चिंता नहीं, अनर्गल बातों को लेकर लोग आपके बीच आएंगे और अलग अलग तरह की बात करेंगे। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं दी। प्रधानमंत्री जी, उस समय जब प्रधानमंत्री बनना था, नरेंद्र मोदी जी घूमते थे पिछले लोकसभा चुनाव में, और बिहार के लोगों, आपको याद होगा, हर सभा में कहते थे कि अब बिहार के लोगों को दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उस समय नरेंद्र मोदी जी बोलते थे दवाई के लिए, कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दवाई की क्या स्थिति है, अस्पतालों की क्या दुर्दशा है, आपसे छिपी हुई बात नहीं। विद्यालयों की स्थिति, पढ़ाई की स्थिति मालूम ही है आपको, और कमाई की स्थिति आज भी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के लोग, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं।
तो ना तो 5 वर्षों में इन्होंने दवाई की स्थिति ठीक की, न कमाई की स्थिति ठीक की और न पढ़ाई की स्थिति ठीक की। अब ऐसी परिस्थिति में अनर्गल मुद्दों को लेकर आपके बीच आएंगे और कहेंगे कि हमको वोट देने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं जरा इस बार सचेत रहने की जरूरत। इस बार दोबारा अगर हिंदुस्तान की गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी बैठ गए तो जिस सपना की बात यहां से की जा रही थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपना देखा था, हमारे पुरखों ने जो सपना सामाजिक न्याय का देखा था, और उस सपना के आधार पर श्रीमान लालू प्रसाद जी ने बिहार में जागृति फैलाने का काम किया था, तमाम लोगों का सपना सदा सदा के लिए चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर प्रण लेने का काम करना है। हो सकता है कोई शिकायत, आज आपस की शिकायत होगी। उदय चौधरी जी आपके प्रतिनिधि यहां पहले भी रहे, हो सकता है कई लोगों की कुछ शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बार शिकायत देखने की जरूरत नहीं है। कुछ शिकायत हो तो उसको बाद में हम लोग सुलझा लेंगे, और अगर आगे कोई शिकायत फिर इनसे होगी भूदेव चौधरी जी से, तो आपके गारंटर के रूप में आप हमको भी बताइएगा, हम भी इनके ऊपर डंडा चलाने का काम करेंगे तरीका। लेकिन कोई शिकायत देखने की जरूरत नहीं है। अभी देश को बचाने की जरूरत, देश को बचाने की जरूरत। हम तो जहां भी जाते हैं लोग बधाई देने लगते हैं कि भाई आपको 5 सीट मिल गई महागठबंधन में, आपको बहुत बहुत बधाई। यहां भी जब हम आए रात में, कई साथियों ने कहा कि बहुत अच्छा हो गया, अच्छी हिस्सेदारी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को मिल गई। मित्रों, जो हिस्सेदारी मिली है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, जो आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जेल के अंदर बंद हैं, उनके प्रति शुक्रिया अदा करने की जरूरत है, उनके प्रति आभार प्रकट करने की जरूरत है। आज संकट में है लालू यादव। आप लोग 11 तारीख को जो मतदान होना है, उस दिन पंखा निशान के सामने के बटन को दबाएंगे। लालू जी बीमार हैं, अस्पताल में हैं, आप जितनी बार पंखा छाप का बटन दबाएंगे उनके लिए वह संजीवनी की तरह होगा। पंखा छाप पर बटन दबाना उनके लिए संजीवनी की तरह, और दूसरे छाप पर, विरोधी के छाप पर बटन दबाना जहर की तरह होगा। अब फैसला है आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में कि इस देश में संजीवनी लाने का काम करना है या जहर फैलाने वालों को मजबूत करना है। इस बात का फैसला होना है। दिल्ली से लेकर सभी जगह आज यही स्थिति है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आप मन में तो ख्वाब बराबर आ देखते हैं, मन में तो ख्वाब बराबर आ देखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए। भैया, इस बार आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। इस मौका को अगर चूक गए तो आगे आने वाले सैकड़ों वर्ष तक जगदेव बाबू का सपना नहीं साकार होने वाला है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि न सिर्फ इस लोकसभा क्षेत्र में बल्कि अगल बगल में तमाम लोकसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताइए। जयप्रकाश यादव जी बांका से हैं, और भी बगल बगल भागलपुर में बोलो मंडल जी हैं। जहां जहां भी महागठबंधन का कोई उम्मीदवार हो, इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार की ओर नहीं देखना है, इस बार महागठबंधन की पार्टी की ओर भी नहीं देखना है। इस बार सीधे छाप देखना है कि महागठबंधन में लालटेन छाप है तो लालटेन का बटन दबाइए, पंखा है तो पंखा का बटन दबाइए। मुकेश सहनी जी के लिए उनका जो छाप है, नाव छाप, उस बटन को दबाने का काम कीजिए। मांझी जी के लिए टेलीफोन छाप दबाने का काम कीजिए। आप सब लोगों से ही गुजारिश करने आए, आप सब लोगों से ही आग्रह करने आए, और हम भरोसा करते हैं जो कल से दृश्य दिख रहा है उसके आधार पे मुझको लगता है, पक्का मेरा भरोसा भी मेरे अंदर जगा है। इस बार निश्चित रूप से आप सब लोग मन बना चुके हैं। लेकिन एक बात की ओर जरूर मैं आगाह करना चाहता हूं, विरोधी बहुत साजिश करने वाले लोग हैं, बहुत साजिश करने वाले लोग हैं। वोट में तो कोई कहीं मुकाबला ही नहीं है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन नोट में भी मुकाबला नहीं है। हमारे पास वोट है, उनके पास नोट है।
उनके पास नोट है, हमारे पास नोट नहीं है। हमारे उम्मीदवार के पास नोट नहीं है। उनके नोट का कंपैरिजन अपने वोट से कीजिए, उसका मुकाबला अपने वोट से कीजिए। हमारे उम्मीदवार, हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन से नोट उस रूप में, हम जिस रूप में उनके पास नोट है उस रूप में हमारे पास नोट नहीं है। नोट की जरूरत भी नहीं, वोट में नोट की जरूरत भी नहीं। वोट में नोट की जरूरत पड़ गई तो हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने का काम नहीं संभव हो पाएगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि चाहे कुछ भी उधर से प्रहार हो, उस प्रहार को झेलते हुए अपने बाल बच्चों की तकदीर को बदलने के लिए, इस देश की तकदीर को आगे सुरक्षित रखने के लिए आइए आप सब लोग मिलकर, आप सभी से आग्रह है, चाहे जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि सब लोग मिलकर, भूदेव चौधरी जी उम्मीदवार हैं यहाँ, सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी के भी उम्मीदवार हैं, तेजस्वी यादव जी के भी उम्मीदवार हैं, मुकेश सहनी जी के भी उम्मीदवार हैं, मांझी जी के भी उम्मीदवार हैं और जमुई की जनता के उम्मीदवार हैं। इसलिए आप सब लोग मिलकर भारी मतों से 11 तारीख को पंखा छाप के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से इनको जिताकर भेजने का काम कीजिए। आज तो शुरुआत है, इस लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में फिर कार्यक्रम लगेगा और कार्यक्रम में अलग अलग जगह पे हम लोग कोशिश करेंगे कि तेजस्वी जी भी आवे, कहीं मांझी जी भी आवे, मुकेश सहनी जी भी आवे और निश्चित रूप से आप सब लोगों के बीच फिर से लोग आएंगे और हम सब लोगों की मुलाकात होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं एक बार जानना भी चाहता हूं कि क्या आप सब लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं मन बनाया है भूदेव चौधरी जी को जिताने का? सब लोग जिताइएगा ना, पक्का ना? तो चलिए, तो जीत की बधाई मैंने दी है पहले, फिर से एक बार मैं बधाई दे देता हूं, ठीक है? चलिए, बहुत 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 धन्यवाद।